मेरा नाम साहिबा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी मैं। मेरा हुस्न ऐसा था कि मैं खुद भी जानती थी कि मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं किसी घर की नॉर्मल लड़की नहीं हूँ जिसको उसके अपने घर वाले कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो। मैं वाकई बहुत प्यारी थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह, किसी मॉडल की तरह। तो जब इतना हुस्न था तो वो एक जगह टिकना कहाँ था। मेरी ज़िंदगी में एक शख्स था जिसके साथ फेसबुक पे मेरी बात हुई। उसका नाम जुनैद था और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। शादी के बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं था। अभी बस हमारी बातें चल रही थीं। एक दूसरे को रोज़ाना की रूटीन बताना, प्यार मोहब्बत भरी बातें करना, कभी एक दूसरे को गाना भेजना, कभी कोई कपल वाला लिंक भेजना। इस तरह ही चल रहा था जब मेरे घर वालों ने मेरे रिश्ते की बात करनी शुरू कर दी। हम लोग कराची में रहते थे। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं थी, रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन हम हमेशा से कराची में नहीं रहते थे। दरअसल हम लोग पंजाब से थे और हमारा सारा ख़ानदान अभी भी पंजाब में रहता था। लेकिन बाबा की नौकरी कराची में लगी तो वो अपने साथ मुझे और मेरी अम्मी को भी ले आए और हम लोग उधर ही रहने लगे थे। जब घर वालों ने मेरे रिश्ते की बात शुरू की तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। मैं जानती थी कि मैं जुनैद के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मैं अपने घर वालों के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं हर रोज़ जुनैद से बात करती और उसको सब कुछ बताती। वो मुझे तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। अम्मी रोज़ मेरे सामने नए नए रिश्तों का जिक्र करती और मैं खामोश बैठी रहती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ जुनैद के बारे में सोचती रहती। अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या बनेगा? मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी? एक दिन अम्मी ने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और वो लोग हमें देखने आना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने फौरन जुनैद को बताया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में बेबसी थी। उस रात मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों से निकल रही है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी और अगले दिन वो लोग मुझे देखने आने वाले थे। लाहौर में मेरे एक चाचू रहते थे जिनके बेटे के साथ मेरी शादी करवाने की बात हुई। लेकिन एक मसला तो ये था कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। ये तो मुझे पता था, लड़का बुरा नहीं था। लड़का खूबसूरत था, सफ़ेद था, अच्छा आदमी था। लेकिन दूसरा मसला जो अम्मी ने कहा वो ये कि उनकी तो जॉइंट फैमिली थी। इतने सारे लोग थे, ये वहाँ पे क्या करेगी? मेरे बाबा ने कहा जॉइंट फैमिली है लेकिन एक औरत से पूरे घर के काम नहीं करवाए जाते। नौकर चाकर वाले हैं और इससे अपने कमरे में रहना है। इसकी दुनिया इसके कमरे तक होनी है, इसके शौहर के साथ। अब ये जॉइंट फैमिली के सिर्फ नुकसान तो नहीं होते ना, फ़ायदे भी तो होते हैं। अम्मी अब्बू आपस में झगड़ रहे थे और मैं परेशान हो रही थी। मैंने जुनैद से कहा कि अब क्या करें। उसने कहा कि अगर मैं रिश्ता भेजूं तो क्या मान जाएंगे। लेकिन वो कभी भी नहीं मानते, क्योंकि जुनैद के बारे में मैं खुद भी इतना नहीं जानती थी और मेरे माँ बाप पसंद की शादी के सख्त खिलाफ थे। हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। मैंने कहा कि मामला ख़राब हो सकता है। हम लोगों ने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं उससे पूछ रही थी, वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या वाकई तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा? मैंने कहा पता नहीं। वो रिश्ता लेके आ तो रहे हैं, लाहौर से कराची है ना, कोई आम बात नहीं है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। उसने कहा पहले देखो क्या होता है, फिर देखी जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उस रात घर का माहौल अजीब सा था। अम्मी और बाबा एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में तनाव साफ महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर अंधेरा फैल रहा था। सड़क पे लाइट्स जल चुकी थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक और ही अंधेरा था। मैं बार बार अपने फ़ोन को देखती और फिर बंद कर देती। जुनैद के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे, पहले देखो क्या होता है। अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल शुरू हो गई थी। अम्मी बार बार किचन में जा रही थी, कभी किसी चीज़ की तैयारी हो रही थी, कभी सफाई हो रही थी। मुझे भी बार बार आवाज़ दी जा रही थी कि तैयार हो जाओ। मैं अलमारी के सामने खड़ी थी। मेरे सामने कई कपड़े पड़े थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए तैयार हो रही हूँ। जब मैं तैयार होके आईने के सामने खड़ी हुई तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को देखती रह गई। वाकई मैं खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती में आज खुशी नहीं थी, एक अजीब सी उदासी थी। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बाहर आ गई। दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर के मर्द दरवाजे की तरफ गए और फिर मेहमानों की आवाजें आने लगी। सलाम दुआ हो रही थी, हंसी की आवाजें आ रही थी, जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल हो। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल रहा था।
मुझे अम्मी ने इशारा किया और मैं धीरे धीरे चलती हुई ड्राइंग रूम की तरफ गई। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि सबकी नज़रें मुझ पे थीं। मैंने सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था सब सुन रहे होंगे। मैंने एक लम्हे के लिए सर उठा के देखा तो वो लड़का सामने बैठा था। वो वाकई वैसा ही था जैसा बताया गया, साफ सुथरा चेहरा, पुरसकून अंदाज, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी अपना न लगा। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। घर में बातें हो रही थीं, चाय पेश की जा रही थी, लोग हंस रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन मैं उन सब से अलग बैठी थी, जैसे मैं वहाँ मौजूद हो के भी मौजूद ना हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही सवाल था, क्या वाक़ई मेरा रिश्ता आज तय हो जाएगा? लेकिन उन लोगों ने तो रिश्ते की बात कर दी, बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि हम तो अब इसको लेके ही जाएँगे, क्योंकि कौन बार-बार आएगा? उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा सारा कुछ यहीं से ले लेंगे और इधर से रुखसती करवा देंगे और वलीमा वहाँ जाके कर लेंगे। वैसे भी वलीमा ही होता है, लड़के वालों की तरफ से। वाक़ई के रिश्तेदार वलीमे में शामिल हो जाएंगे। बाबा को अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी। मुझे अपने भाई के घर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका फैसला बुरा नहीं था, लेकिन मसला ये था कि मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने जुनैद से कहा जो भी करना है जल्दी करना होगा, यहाँ तो सब कुछ तय हो गया है। वो कहने लगा कि क्या करेंगे, क्या हो सकता है। मैंने कहा कि क्या हो सकता है, क्या मतलब, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बैठे रहोगे और मेरी शादी हो जाएगी? उससे कहा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा फिर कुछ करो, लेकिन अजीब सी बात हुई कि इसके बाद उसने मुझे मैसेज भी ना किया। उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया और मैं हैरान रह गई कि आखिरी बात ये करके कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया। और सबसे बुरी बात ये थी कि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी। फ़ेसबुक आईडी पे जो लिखा था मुझे वही पता था, लेकिन फ़ेसबुक आईडी पे तो लोग झूठ लिखते हैं। सिर्फ़ नाम, उम्र और ये पता था कि वो भी कराची में ही रहता है। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका बाप क्या करता है, उसका पूरा नाम क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसका घर किधर है, वो कितने पैसे कमाता है, कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने बस मोहब्बत की बातें की थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़ के चला गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं समझ गई कि पहले मेरे से बातें करता रहा और जब पता चला कि मेरी शादी हो रही है और कुछ कर नहीं पाएगा तो मुझे ब्लॉक करके चला गया। ये तो नाकाम निकम्मा आशिक था, बस मुझसे वक्त पास कर रहा था। उससे मैं आके मैंने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। उस वक्त घर में जैसे खुशी का समा था, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, अम्मी की आंखों में चमक थी, बाबा सुकून में नजर आ रहे थे, रिश्तेदारों की बातों में खुशी झलक रही थी, लेकिन उस सब के दरमियान मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेरे सामने मेरा फ़ोन रखा था। मैं बार-बार उसको उठाती, स्क्रीन ऑन करती, फिर बंद कर देती, जैसे अभी उसका मैसेज आएगा। जैसे अभी वो कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, सब रोक दो। लेकिन हर बार स्क्रीन खाली होती और मेरा दिल मज़ीद खाली हो जाता। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान पे हल्की सी सुर्खी फैल गई थी, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी मेरे हाथ से निकल चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने आखिरी बार उसका नंबर में लाने की कोशिश की, लेकिन वही खामोशी, वही बंद रास्ता। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि वो जा चुका है, हमेशा के लिए जा चुका है। मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया था, अपने आप पे भी, उस पे भी। मैं सोच रही थी कि मैंने कैसे आँखें बंद करके उस पे यकीन कर लिया, कैसे मैंने उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश न की, बस उसकी बातों में आके अपने आप को उसके हवाले कर दिया। नीचे से आवाज़ें आ रही थीं, लोग हँस रहे थे, शादी की बातें हो रही थीं, तारीखों का ज़िक्र हो रहा था और मैं ऊपर अपने कमरे में बैठी ये सब सुनती रही, जैसे ये सब किसी और के साथ हो रहा हो। कुछ देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आई, उनके चेहरे पे खुशी थी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, सब कुछ तय हो गया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी एक नए मोड़ पे जा रही है। मैंने उनकी तरफ देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे दिल के अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसी लम्हे मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब जो हो रहा है होने दूँगी। मैंने अपने जज़्बात को अपने दिल में दफ़न कर दिया और ख़ुद को उस रास्ते के हवाले कर दिया जिस पर मुझे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, और उसी गुस्से, उसी बेबसी में मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की रस्में शुरू होने लगीं। जल्दी-जल्दी ये लोग सब कुछ कर रहे थे। बाबा को भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। बाबा ने भी कहा कि सब ठीक है, यहाँ तक कि जल्दी से ढोलकी रख ली गई। मुझे मायूं बिठा दिया गया। इसके बाद मेहंदी हुई और फिर बारात का दिन भी आ गया। अब मैं सोचने लगी कि मैं तो मोहब्बत करती थी ना, तो मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। वो तो धोखा दे गया, लेकिन अगर सामने वाला धोखा दे दे तो दिल से मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हो जाती। और क्या करूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने अपनी ज़ुबान से हाँ बोला था। मजबूरी में निकाह भी करना पड़ा। रात उधर ही थी लेकिन मेरा दूल्हा मेरे कमरे में ना आया क्योंकि सुबह-सुबह की हमारी ट्रेन की टिकटें बुक हुई थीं और बीच में बस 1-2 घंटे ही थे। इसीलिए मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया कि मैं आराम कर लूँ और दूल्हा मेहमानों के कमरे में ही था, यानी कि मेरा शौहर। खैर सुबह-सुबह हम लोगों ने निकलना था। बाबा ने कहा कि ट्रेन से ही बारात वापस जाएगी तो बेहतर है क्योंकि इतने सारे लोगों का फिर इतना सारा खर्चा हो जाएगा कि अगर बस से भी जाते तो तकरीबन 1.5 लाख तक का टिकट बन रहा था। और किसी पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। बाबा ने कहा कि वैसे भी अब हमारी बेटी आपकी हुई, आप अपने हिसाब से ही चलेंगे। आपने अगर ट्रेन में सफ़र करना है, आप ट्रेन में सफ़र करें। अगर जहाज़ में सफ़र करना है, जहाज़ में सफ़र करें। मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कोई जहेज़ वगैरह भी नहीं माँगा था। लेकिन मैं इकलौती बेटी थी, तो बाबा ने मेरे लिए जो कुछ जमा कर रखा था, वो मैंने मेरे अकाउंट में फ़िक्स करवा दिया था और ये बात उन्होंने सिर्फ़ मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले हैं। अगर मैं तुम्हारा जहेज़ बनाता, तो वो भी उतना ही बनता। हम मिडल क्लास लोग हैं, लेकिन तुम इन पैसों के बारे में पहले किसी को भी मत बताना। पहले वहाँ पे रहना, अपने शौहर के साथ अच्छी बातचीत बनाना, उसके बाद सिर्फ़ अपने शौहर को बताना। बल्कि ना ही बताओ तो बेहतर है। अपने लिए रखना क्योंकि ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। बाबा ने ये काम अच्छा किया, मुझे उनकी ये बात पसंद आई। ऐसा ही करना चाहिए। लड़की को जहेज़ नहीं देना चाहिए क्योंकि जितना भी जहेज़ 2 बातें करने वाले बातें करते हैं और जहेज़ की जगह उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। जो उसका बैकअप प्लान बन जाए ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो उसके पास तो कुछ हो। घर में हर तरफ रोशनी थी, दीवारों पे लगी लाइट्स चमक रही थी, सहन में औरतों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कोई गाने गा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, लेकिन उस शोर में भी मुझे खामोशी सुनाई दे रही थी जो मेरे अंदर थी। जब मुझे मायूं बिठाया गया तो सब मुझे देख रहे थे, हंस रहे थे, दुआएं दे रहे थे, लेकिन मैं एक मुजस्मे की तरह बैठी थी। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन दिल में दर्द था। हाथों पे हल्दी लगाई जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर रस्म मुझे मुझसे दूर कर रही हो। मेहंदी की रात आई तो मेरे हाथों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए। सब कह रहे थे कि दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मैं बार बार अपने हाथों को देखती और सोचती कि क्या ये हाथ वाकई किसी और के नाम हो गए हैं। बारात के दिन घर में और भी ज़्यादा रश था। दरवाजे पर गाड़ियाँ आ रही थीं, लोग आ रहे थे, सलाम दुआ हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। जब मुझे निकाह के लिए बुलाया गया तो मेरे कदम भारी हो गए। निकाह के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैंने हाँ कह दी। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन वो हाँ मेरे लिए एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रात को जब सब रस्में ख़त्म हो गईं तो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। कमरा सजा हुआ था, बिस्तर पे फूल बिखरे हुए थे, लेकिन वो सब मेरे लिए बेमानी था क्योंकि वो शख्स जिसके साथ ये सब होना था वो वहाँ नहीं था। मैं बिस्तर पर बैठी रही, कुछ देर बाद लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मेरी आंखें छत को देख रही थीं और मेरे जहन में पुरानी बातें चल रही थीं। मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी ही अजीब होती है। एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। सुबह होने से पहले ही घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। सबको तैयार होना था। वापसी का सफ़र था। मैंने भारी दिल के साथ अपने कपड़े बदले और बाहर आ गई। बाबा की नज़रें मुझ पर पड़ी तो उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर नज़रें हटा ली। शायद वो भी जज्बात छुपा रहे थे। जब हम घर से निकले तो मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा। वही घर जहाँ मैं पली बड़ी थी, आज वो पीछे रह रहा था। और मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ट्रेन का सफ़र शुरू होने वाला था और मैं खामोशी से सबके साथ चलती जा रही थी। मेरे हाथ में मेरा बैग था और दिल में बेशुमार सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। नई नवेली दुल्हन को तो प्रोटोकॉल दिया जाता है और अब मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि बाकी सबके लिए सीट्स वगैरह बुक करवाई गई, लेकिन मेरे लिए बिजनेस क्लास में एक छोटा सा कैबिन बुक करा दिया गया जो बिल्कुल एक छोटे से कमरे की तरह होता है ताकि मैं आराम से उसमें बैठ सकूं। पहले तो मेरे पास कोई ना कोई बैठा ही था, लेकिन जब रात होने लगी तो सारे उठ के चले गए। मुझे कहा कि तुम कुंडी लगा लो और सुकून से सो जाओ क्योंकि इसके बाद वापस जाना है। तो फिर वहाँ वलीमा होगा, फिर तुम्हारी शादी की रात होगी और काफ़ी चहल-पहल हो जाएगी। एक कज़न ने मुस्कुरा के कहा, जब कैबिन बुक कराया है तो दूल्हे को भी इधर ही भेज दो। तो मेरी सास ने कहा, हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती, बुरा समझा जाता है। वैसे भी तो घर ही जा रहे हैं ना। मैं तो दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छी बात है। अब ट्रेन चल रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरी अगली ज़िंदगी कैसी होगी। जब ये सोचती थी कि जुनैद ने मुझे धोखा दिया तो मुझे उससे नफ़रत होने लगती। लेकिन जब पुराने दिन याद आते तो मोहब्बत फिर से जाग जाती और मैं रोना धोना शुरू कर देती। ट्रेन की हल्की हल्की आवाज़ पूरे कैबिन में गूंज रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था।
کبھی کبھار دور کہیں روشنی کی لکیر نظر آتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں اکیلی اس چھوٹے سے کیبن میں بیٹھی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر کی دنیا جیسے مجھ سے کٹ گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت بھاری تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے پہ کوئی وزن رکھا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو فوراً جنید کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کے میسیجز، سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سب ختم ہو چکا ہے، وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کبھی دل میں غصہ آتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور کبھی دل نرم پڑ جاتا کہ شاید وہ مجبور ہو۔ ٹرین ایک جھٹکے سے ہلتی تو میں چونک جاتی، جیسے حقیقت مجھے بار بار یاد دلا رہی ہو کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف آتا۔ میں اس انسان کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ مجھے ساری زندگی گزارنی تھی۔ کیبن کی چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی، اس کی مدھم روشنی میں سب کچھ خاموش اور ساکت لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جو اب ہلکی سی گہری ہو چکی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہو محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کے ہلکا سا مسکرا دی، لیکن وہ مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ میرے گالوں پہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ اب روکنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ روتی رہی۔ ٹرین کی آواز میرے رونے کے ساتھ مل کے ایک عجیب سا منظر بنا رہی تھی۔ میں نے سر سیٹ کے ساتھ لگا لیا اور چھت کو دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ میری اگلی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا میں اس سب کو بھلا پاؤں گی؟ کیا میں اس نئے رشتے کو قبول کر لوں گی یا ہمیشہ اسی درد کے ساتھ جیتی رہوں گی؟ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میں ایسی کشمکش میں بیٹھی اپنے آنسو بہاتی رہی جیسے وقت رک گیا ہو اور میں اس لمحے میں قید ہو گئی ہوں۔ میں آج بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی تو میری شادی ہوئی تھی، اس لیے ابھی بھی مجھے کامدار سوٹ اور زیور پہنائے گئے۔ میک اپ بھی میں نے اچھا کیا ہوا تھا۔ میرا جو شوہر تھا، جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ برا نہیں تھا۔ اگر میری زندگی میں جنید نہیں ہوتا اور مجھے پتہ چلتا کہ میری شادی اس کے ساتھ کروائی جا رہی ہے تو شاید میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ لیکن جب آپ کو موتی سے پیار ہو جائے تو پھر آپ ہیرے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور جنید تو شاید موتی ہی تھا۔ میرے لیے لکھنے میں قیمتی بہت لگتا ہے، لیکن کوئی وقت نہیں تھی اس کی، کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کیبن کی چھوٹی سی کھڑکی میں میرا عکس دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ زیور کی چمک مدھم روشنی میں بھی نمایاں تھی۔ ہاتھوں کی مہندی گہری ہو چکی تھی، چہرہ سجا ہوا تھا لیکن آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے ان میں کئی راتوں کا دکھ جمع ہو۔ میں نے دوپٹہ تھوڑا اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ٹرین کی مسلسل آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ہر جھٹکے کے ساتھ میرا دل بھی ہل جاتا تھا۔ میں کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی اور کبھی ماضی کی طرف لوٹ جاتی، جہاں جنید کی باتیں تھیں، اس کی مسکراہٹ تھی، اس کے وعدے تھے جو اب صرف یادیں بن چکے تھے۔ حیران تھی کہ اسے ایسے کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، کم سے کم بتا ہی دیتا۔ جب ٹرین نے مجھے اچانک سے شور سنائی دیا تو مجھے لگا کچھ لوگ ہوں گے، کوئی مسافر چڑھا ہوگا، کیونکہ ابھی ابھی ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکی تھی، لیکن رکنے کے بعد دوبارہ چل پڑی تھی، اور ابھی ٹرین کے دوبارہ چلے 2 منٹ ہی ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شور کی آواز ادھر ہی لگی۔ مجھے لگا کہ شاید باہر جھگڑا ہو رہا ہے، کسی ٹکٹ کی وجہ سے یا سیٹ کی وجہ سے، لیکن پھر اچانک سے مجھے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آوازیں پہلے دور تھیں، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگیں، جیسے کوئی طوفان بڑھتا ہوا میری طرف آ رہا ہو۔ مردوں کی سخت آوازیں سنائی دے رہی تھی، قدموں کی دھمک تیز ہو رہی تھی، دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازیں ایک کے بعد ایک سنائی دے رہی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹ لیا اور خود کو سیٹ کے کونے میں سمیٹ لیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ باہر کھڑے لوگ بھی سن لیں گے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کسی نے دروازہ توڑا ہو، اور ساتھ ایک عورت کی چیخ فضا میں گونجی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر آوازیں اور قریب آ گئیں۔ اب مجھے صاف سنائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، کچھ چھین رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ التجا کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ پھر اچانک میرے کیبن کے باہر قدم رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، اور پھر دروازے پر زوردار ضرب پڑی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ وہ آگے چلے جائیں، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور کنڈی ٹوٹ کے ایک طرف گر گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک بھاری آواز اندر گونجی اور وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ میں ہتھیار تھا۔
मैंने सर झुका लिया और खुद को मज़ीद समेट लिया, लेकिन उसने एक झटके से मेरा दुपट्टा हटाया और मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। एक लम्हे के लिए वो रुका, उसकी नज़र मेरे चेहरे पे ठहर गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उससे बाहर खड़े लोगों को आवाज़ दी और कहा, इस लड़की को भी उठा लो। ये सुन के मेरे वजूद में जैसे आग लग गई। मैंने फ़ौरन हाथ जोड़ दिया और रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी आवाज़ उनके लिए बेमानी थी। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। जब वो मुझे बाहर लेके जा रहे थे तो अचानक एक शख्स हमारे सामने आके खड़ा हो गया। वो मेरा शौहर था। उसके चेहरे पे खौफ भी था और हिम्मत भी। उसने हाथ उठा के कहा कि जो चाहिए ले जाओ, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। एक लम्हे के लिए सब रुक गए, फिर उस डाकू के सरदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू इसी को लेके जाएंगे? तू कौन है? ये सुन के मेरे शौहर ने कहा, मैं इसका शौहर हूँ। ये सुन के सरदार ने हंसते हुए कहा, अगर शौहर है तो तलाक दे दो उसे। ये सुन के मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक ख्वाब में हूँ। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेबसी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फौरन ही एक डाकू ने मेरे सर पे पिस्तौल रख दी। मैं चीख उठी और मेरी टांगें कांपने लगी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि तलाक दे दो वरना अभी गोली मार देंगे। मेरे शौहर के हाथ कांप रहे थे, वो मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। हमारी आंखों में खौफ था, बेबसी थी और एक ऐसा लम्हा जो हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आखिरकार उसने अपनी कांपती आवाज में अल्फाज अदा किए और मेरी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई। हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे सबको यकीन न आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। मेरे अपने रिश्तेदार मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत थी, दुख था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका। उन्होंने जेवरात, सोना सब कुछ लूट लिया और फिर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन मेरी आवाज़ उस रात के अंधेरे में गुम हो गई। मुझे ट्रेन से नीचे उतारा गया। रात गहरी थी। दूर कहीं लाइट्स मद्धम हो रही थीं और सामने एक जीप खड़ी थी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उसमें बिठा दिया। जीप चल पड़ी और मैं पीछे मुड़ के देखती रही। वो ट्रेन, वो लोग, वो ज़िंदगी सब पीछे रह गई थी। हवा तेज़ चल रही थी, मेरे आंसू खुश्क हो रहे थे, लेकिन दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं साकित बैठी थी, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है और अब क्या होने वाला है। मैं एक ऐसी राह पे जा चुकी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जीप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और मैं अपनी किस्मत के हवाले हो चुकी थी। मेरा दिल सिर्फ एक ही सवाल अगेन मेरा दिल सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि अब मेरी जिंदगी का क्या बनेगा। थोड़ी देर के बाद जैसे मुझे होश सा आ गया, मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तो यहाँ तक कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरी जिंदगी खत्म कर दें तो वो बेहतर है। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन ना तो वो मेरे से कोई बदतमीजी कर रहे थे और ना ही मुझे कह रहे थे कि चुप करके बैठो। गाड़ी चलती जा रही थी। थोड़ी देर इसी तरह होता रहा। इसके बाद गाड़ी एक कार के पास जाके रुक गई। कार के आगे कोई खड़ा भी था, लेकिन उन्होंने गाड़ी की लाइट्स मद्धम की हुई थी। ये बाहर निकल गए, फिर कोई बात वगैरह करने लगे। जीप की रफ्तार अचानक धीमी हुई और फिर एक झटके के साथ रुक गई। मेरे जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। मैंने आंखें उठा के बाहर देखा तो हर तरफ अंधेरा फैला था। सिर्फ एक दूसरी गाड़ी की मद्धम सी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की हल्की सी बू थी और रात की खामोशी अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने हाथों को मजबूती से आपस में पकड़ रखा था और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो सब लोग जीप से उतर गए। उनके कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो दूसरी गाड़ी के पास खड़े किसी से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें धीमी थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस सहम के बैठी हुई थी। फिर दरवाज़ा खुला और वही सरदार वापस आया। उसे मेरा बाजू पकड़ा और मुझे नीचे उतार लिया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मैं मुश्किल से खड़ी हो रही थी। उसे मुझे संभाल के आगे की तरफ ले जाना शुरू किया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा रोशनी और अंधेरे के दरमियान आधा छुपा हुआ था। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा। मेरा सांस जैसे रुक गया हो। सरदार ने मेरे सर पे हाथ रखा और एक नरम आवाज में कहा, माफ करना बहना, मजबूरी थी, वरना तुम्हें इस तरह न लेके आते। ये सुन के मैं हैरान रह गई। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए सवाल उठा कि एक ऐसी मजबूरी हो सकती है कि एक दुल्हन को उसके घर वालों के सामने से उठा लिया जाए। फिर जैसे ही उस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ के रोशनी में कदम रखा और उसका चेहरा साफ नजर आया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी सांस रुक गई, मेरी आंखें फैल गईं। वो कोई और नहीं था, वो तो जुनैद था।
मेरा दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया हो। मैं उसे देखती ही रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या कोई ख्वाब। सरदार ने उसको सलाम किया और मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। फिर कहा कि तलाक भी करवा के लाए हैं। जुनैद ने सुकून से सर हिलाया और कहा, आपका बहुत शुक्रिया सरदार। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया कैसा, तेरे हम पे बड़े एहसान हैं, हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अल्फाज सुन के मेरे जहन में मजीद सवाल पैदा होने लगे, लेकिन मैं इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो सब लोग अपना सामान लेके वापस जीप में बैठ गए। उनके चेहरे पे अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो कोई मामूल का काम करके जा रहे हों। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में गायब हो गई। मेरे जेवरात जो उन्होंने लूटे थे वो भी वापस मेरे हाथ में दे दिए गए। मैंने अपने कानों और हाथों को छुआ, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ अभी भी मेरे पास है। मैंने जुनैद की तरफ देखा, वो मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उसे सोचा था। लेकिन फिर भी कुछ अलग, कुछ बदला हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा एतमाद, एक सुकून था। मैं हैरान और परेशान खड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ख्वाब में हूँ। एक ही रात में मेरे साथ इतना कुछ हो गया कि मेरा जहन उस सब को कबूल नहीं कर पा रहा था। उसे मेरी तरफ देख के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं हूँ तुम्हारा जुनैद। ये सुन के मेरे चेहरे पे अचानक एक हल्की सी हंसी आ गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर दबी हुई खुशी को छू लिया हो। लेकिन अगले ही लम्हे वो हंसी आंसुओं में बदल गई और मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं उसके करीब गई और उसके गले लग गई। मेरे आंसू उसके कंधे पे गिर रहे थे। मेरा जिस्म कांप रहा था। ये हमारी पहली मुलाकात थी, और वो भी इस तरह जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। उसने आहिस्ता से मुझे थामा और कहा, परेशान नहीं हो, मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो वाकई सब कुछ ठीक कर देगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी बड़ी थी, साफ सुथरी और बहुत खूबसूरत। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और हम अंधेरे रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। मैं खामोश बैठी थी, कभी उसकी तरफ देखती, कभी बाहर सड़क पे, जहाँ कभी कभी कोई रोशनी नजर आती और फिर गायब हो जाती। मेरे जहन में हजारों सवाल थे, लेकिन जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। मैं सिर्फ ये महसूस कर रही थी कि मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पे आ गई है। कुछ देर बाद हम एक शहर में दाखिल हुए। सड़कों पे रोशनी थी, इमारतें नजर आ रही थी, जिंदगी चल रही थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अजनबी था। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने जाके रुकी। ऊंचा गेट था, अंदर रोशनी थी, माहौल पुरसकून था। उसे गाड़ी रोकी और मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब मैं महफूज हूँ। वो मुझे अंदर लेके गया। घर बहुत कुशादा था, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। मुझे कमरे में बिठाया। कमरा साफ था, बिस्तर सजा हुआ था, माहौल में एक अजीब सा सुकून था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने कप को दोनों हाथों से पकड़ा। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और उसकी तरफ देखा। उसे नरमी से पूछा, कुछ खाओगी? लेकिन मैंने सर हिला दिया और कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बताओ ये सब क्या है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उससे गहरी सांस ली और कहा कि बताता हूँ। उसने कहा, तुम्हें इसीलिए अचानक से ब्लॉक किया क्योंकि कुछ मसले थे, और मैं जानता था कि शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी करने के लिए भी राजी कर लेंगे, और शायद बहुत देर हो जाएगी। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ा। उसकी आवाज़ में एक संजीदगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो अब लड़का नहीं लग रहा था जो मुझे फेसबुक पे मैसेजेस करता था। उसके अंदर एक अजीब सा एतमाद था, जैसे वो हर सूरत हाल को काबू में रख सकता हो। उसे गहरी सांस ली और कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं कराची में नहीं रहता, मैं यहाँ रहता हूँ। ये सुन के मेरे दिल में एक और झटका लगा। मुझे लगा जैसे हर बात जो मैं जानती थी वो गलत निकल रही है। मैंने उसे देख के कहा, तुम कौन हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने मेरी आंखों में देख के कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं कौन हूँ, लेकिन तुम इतना समझ लो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने फौरन कहा, अगर बुरे नहीं हो तो डाकुओं के साथ तुम्हारे राब्ते कैसे? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में संजीदगी थी। उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है बुरे लोगों के साथ सिर्फ बुरे लोगों के राब्ते होते हैं? कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों का भी राब्ता होता है, एक नेटवर्क होता है। मैंने हैरान होकर कहा, नेटवर्क किस चीज़ का? किस चीज़ का नेटवर्क? उसने सर हिलाया और कहा, मैं नहीं समझा सकता। तुम मेरे लिए ज़रूरी थी तो मैं तुम्हें किसी भी तरह अपने पास लाया। अब ये मत पूछो मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, बस मेरे साथ रहो। ये घर है तुम्हारा, तुम यहाँ महफूज हो। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं उस कमरे में बैठी थी जहाँ सब कुछ पुरसकून था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। बाहर रात की खामोशी थी, अंदर मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे कहा, सुबह हम निकाह करेंगे, शादी करूंगा मैं तुमसे। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। मेरे जहन में हजार सवाल थे। मैंने कहा, अच्छा, अगर ऐसा प्लान था तो मुझे क्यों नहीं बताया?
اسے آہستہ سے جواب دیا، اگر تمہیں بتاتا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی، غلطی ہو جاتی۔ تمہارے ماں باپ کبھی بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہ کرتے، کیونکہ وہ میری حقیقت جاننے کی کوشش کرتے اور میں کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتانا چاہتا۔ لیکن میں برا انسان نہیں ہوں، تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے مزید کہا، دوسری بات یہ کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہلکی سی تلخی کے ساتھ کہا، اچھا، اگر وہ سب کچھ ہو گیا ہوتا جو شادی کے بعد ہوتا ہے، پھر مجھے قبول کر لیتے؟ وہ فوراً بولا، میں نے تو تم سے ابھی بھی نہیں پوچھا کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ تم میری ہو، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کوئی چھوٹی ذہنیت کا آدمی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا اور ایک الجھن بھی پیدا ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، جنید، جب تک تم مجھے اپنی حقیقت نہیں بتاؤ کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، یہ کس نے کہا کہ کبھی نہیں بتاؤں گا، لیکن آج نہیں، صحیح وقت آنے پہ۔ بس تم ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی قسم کھا لو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سے ہلکی ہلکی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا رکھا تھا اور سوچ رہی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ میرے ذہن میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ بابا کی صورت آنکھوں کے سامنے آئی۔ امی کی آواز گونجی، لیکن ساتھ ہی جنید کا چہرہ بھی تھا۔ وہ محبت بھی تھی جو میں اس سے کرتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر مجھے تم ملتے ہو جس سے مجھے محبت ہے، مجھے وہ ملتا ہے، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز ہلکی سی کانپی، لیکن میرے الفاظ سچے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور جیسے خود کو اس فیصلے کے حوالے کر دیا۔ پھر میں نے کہا، جب میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ اس نے فوراً کہا، گھر والوں کو آہستہ آہستہ بتا دیں گے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا، جیسے وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس رات میں نے پہلی بار سکون سے سانس لی۔ حالانکہ میری زندگی میں سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ ہوں جس سے میں محبت کرتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آئی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ایک نئی صبح تھی، ایک نئی زندگی کی شروعات۔ گھر میں سادگی تھی، لیکن ایک وقار تھا۔ چند لوگ آئے، نکاح کی تیاری ہوئی۔ میں سادہ لباس میں بیٹھی تھی، نہ وہ شور تھا، نہ وہ رسمیں تھیں جو پہلے تھیں، لیکن اس لمحے کی اہمیت ان سب سے زیادہ تھی۔ جب نکاح کے الفاظ ادا ہوئے تو اس بار میری آواز پہلے سے مضبوط تھی۔ میں نے کہا کہ اس ہاں میں کوئی مجبوری نہیں تھی، اس میں میری مرضی شامل تھی۔ جنید میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، جیسے اس نے وہ سب حاصل کر لیا ہو جو وہ چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں نے بھی پہلی بار دل سے مسکرایا۔ دن گزرتے گئے، میں اس گھر میں رہنے لگی۔ شروع میں سب کچھ نیا تھا، ہر چیز اجنبی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو اس ماحول میں ڈھال لیا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اسے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں۔ کبھی کبھار میں اس سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھتی تو وہ مسکرا کے ٹال دیتا، لیکن اب میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہر سچ ایک ہی وقت پہ نہیں بتایا جاتا۔ میرے دل میں اب بھی کبھی کبھی وہ رات آ جاتی، وہ ٹرین، وہ شور، وہ خوف، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی کہ وہ سب گزر چکا ہے۔ میں اب اس کے ساتھ ہوں اور یہی میری حقیقت ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے خود کہا کہ آہستہ آہستہ تمہارے گھر والوں کو خبر کر دیں گے کہ تم ٹھیک ہو اور خوش ہو۔ میں نے سر ہلایا۔ میرے دل میں اب بھی ان کی یاد تھی، لیکن اب میری زندگی کا راستہ بدل چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان سمجھ بڑھتی گئی۔ وہ محبت جو صرف الفاظ میں تھی اب حقیقت میں بدل گئی۔ عجیب طریقے سے ملے تھے ہم، بالکل بھی ایسے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح ملے، لیکن ہم مل گئے اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہم لوگوں نے اگلے ہفتے شادی کر لی، نکاح کر لیا، میں اس کی بیوی بن گئی اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے اور میں خوش ہوں۔ شاید میری زندگی کی کہانی عجیب ہے، لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب کوئی آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ تک راستہ بنا لیتا ہے، پھر چاہے وہ راستہ غیر قانونی ہو، عجیب و غریب ہو، مشکل ہو، بس وہ راستہ بناتا ہے اور آپ کو اپنے پاس لے آتا ہے، جو جنید نے کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ برا انسان نہیں، کیونکہ برے انسانوں کے دل اچھے فیصلے نہیں کر پاتے۔ میں جب اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک ہی رات میں کئی زندگیاں جی لی تھیں۔ ایک زندگی وہ تھی جہاں میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک عام لڑکی تھی جس کے خواب سادہ تھے۔ ایک زندگی وہ تھی جہاں میں محبت میں تھی اور صرف ایک انسان کو اپنی دنیا سمجھتی تھی، اور ایک زندگی وہ تھی جہاں سب کچھ چھن گیا اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات کے بعد میری سوچ بھی بدل گئی۔ میں نے یہ سیکھا کہ زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی، یہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ ہمیں حیران کر سکتی ہے، کبھی خوشی دے کے، کبھی دکھ دے کے، اور کبھی دونوں ایک ساتھ۔
میں نے کئی بار خود سے سوال کیا کہ کیا جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا یا غلط؟ کیا کسی کو اس طرح حاصل کرنا ٹھیک ہے؟ کیا کسی کی زندگی کو اس طرح بدل دینا ٹھیک ہے؟ لیکن ہر بار میرے دل نے ایک ہی جواب دیا کہ جو ہو گیا وہ میری تقدیر کا حصہ تھا۔ میں نے جنید کو دیکھا، اس کے رویے کو دیکھا، اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے کبھی دکھ دینے کی کوشش نہیں کی، اس نے ہمیشہ مجھے سنبھالا، مجھے تحفظ دیا، اور یہی چیز میرے لیے اہم تھی۔ ہاں، اس کے طریقے عجیب تھے، خطرناک تھے اور عام نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک نرمی تھی، ایک احساس تھا جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ محبت صرف خوبصورت باتوں کا نام نہیں، محبت کبھی کبھی مشکل فیصلوں کا نام بھی ہے۔ ایسے فیصلے جو باہر سے غلط لگتے ہیں لیکن اندر سے کسی کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ میں آج سکون میں ہوں، اس کے ساتھ ہوں جسے میں چاہتی تھی اور وہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی نے مجھے آسان راستہ نہیں دیا، لیکن جو راستہ دیا اس نے مجھے مضبوط بنایا۔ اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو صرف اپنی خوبصورتی نہیں دیکھتی، بلکہ اپنی کہانی دیکھتی ہوں۔ ایک ایسی کہانی جو عام نہیں ہے لیکن میری ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو آخر کار وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔